हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन कक्षा 4 पाठ 15 हमारे गौरव दूसरा भाग। इस पाठ में हमारे देश में उत्पन्न हुए महापुरुषों के बारे में विस्तार से बताया गया है। तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इनके बारे में आपको जानना जरूरी है क्योंकि इतिहास के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको इस पाठ में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम चरक के बारे में। चरक कौन थे तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। हमारा देश बहुत प्राचीन है। हमारे यहाँ अनेक महान वैज्ञानिक एवं चिकित्सक हुए हैं। उनमें से एक थे चरक। इनका नाम चरक कैसे पड़ा, इसकी एक मज़ेदार कहानी है। चरक शब्द का अर्थ होता है चलने वाला। उन्हें जन सेवा में इतनी रुचि थी कि ये जगह जगह घूमते हुए जनसाधारण की चिकित्सा किया करते थे तथा चिकित्सा विज्ञान का प्रचार प्रसार किया करते थे। इसलिए लोग उन्हें चरक नाम से जानने लगे। इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है चरक संहिता, जिसके 8 खंड हैं। इसमें शरीर के विभिन्न अंगों की बनावट, जड़ी बूटियों के गुण तथा पहचान का वर्णन है। इनकी धारणा थी कि चिकित्सक को दयावान और सदाचारी होना चाहिए। उन्होंने चिकित्सकों के लिए प्रतिज्ञाएं भी लिखी हैं। पता कीजिए और लिखिए। आपके घर या गांव के आसपास कौन कौन आयुर्वेद आचार्य हैं? आपके गांव या शहर में ऐसे कौन कौन से लोग जो आयुर्वेद के अनुसार निःशुल्क उपचार करते हैं? आयुर्वेदाचार्य चिकित्सक में क्या क्या गुण होने चाहिए? अपने गांव या शहर के किसी आयुर्वेदाचार्य या डॉक्टर से मिलकर उनके द्वारा ली गई शपथ के बारे में जानें और लिखें। तो ये सब आपको पता करना है खुद को। अब दूसरे के बारे में बात करेंगे हम, सुश्रुत। हमारे देश में प्राचीन काल से ही शल्य चिकित्सा विकसित थी। इस क्षेत्र में महर्षि सुश्रुत का नाम प्रमुख है। आजकल की प्लास्टिक सर्जरी का उल्लेख उन्होंने सैकड़ों वर्ष पहले ही कर दिया था। वे अपने छात्रों को प्रयोग एवं क्रियाविधि से पढ़ाते थे। वे चीर फाड़ का प्रारंभिक अभ्यास सब्जियों व फलों से और बाद में मुर्दा शरीर पर करवाते थे। उनका विचार था कि चिकित्सक को सैद्धांतिक एवं पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ प्रयोगात्मक ज्ञान में भी प्रवीण होना चाहिए। उन्होंने शल्य क्रिया के लिए 100 से अधिक औजारों तथा यंत्रों का आविष्कार किया। उनमें से अनेक औजारों का आज भी उपयोग किया जाता है। सोचिए और बताइए। प्रयोग और क्रियाविधि के माध्यम से पढ़ने से क्या लाभ है? हर व्यवसाय के लिए कुछ विशेष औजारों की आवश्यकता होती है। एक शल्य चिकित्सक को कौन कौन से औजारों की आवश्यकता होती है? तो ये आपको सोचकर बताना है। इसका मैं उत्तर बता देता हूँ। देखो, पहला प्रश्न है प्रयोग और क्रियाविधि के माध्यम से पढ़ने से क्या लाभ है। देखिए, जो चीज़ हम किताबों में पढ़ते हैं, यदि उसी को हम प्रयोग कर लेंगे तो वह चीज़ हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगी, मतलब हम उसे कभी भूलेंगे नहीं। दूसरा, हर व्यवसाय के कुछ विशेष औजारों की आवश्यकता होती है। एक शल्य चिकित्सक को किन किन औजारों की आवश्यकता होती है? देखो, शल्य चिकित्सक के लिए शल्य क्रिया में उपयोग होने वाले बहुत सारे उपकरण, जिसमें कैंची होती है, पकड़ने वाले औजार होते हैं, काटने वाले औजार होते हैं और खून रोकने वाले औजार होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे औजारों की आवश्यकता होती है। पता कीजिए और लिखिए। आपने कौन कौन से काम करके सीखे हैं, स्वयं करके सीखे हैं? तीसरे नंबर बात करें रानी दुर्गावती की। भारत में अनेक वीरांगनाएं हुई हैं। उनमें से एक कालिंजर महाराजा कीर्ति सिंह की पुत्री दुर्गावती थी। बालिका दुर्गावती बचपन से ही घुड़सवारी, तलवार चलाने और तैराकी में तेज थी। उनका तीर, भाले, बंदूक का निशाना अचूक था। दोनों हाथों से तलवार चलाने का अभ्यास अद्भुत था। बालिका दुर्गा एवं शिव की परम भक्त थी। वे गड़ा राज्य की महारानी बनी। उनके पति दलपति शाह थे। दलपति शाह की मृत्यु के बाद अकबर की ओर से आसफ खान ने गड़ादुर पर हमला बोल दिया और गड़ादुर को घेर लिया। कई दिनों तक संघर्ष हुआ। किले के भीतर बारूद खत्म होने के कारण रानी ने अंतिम लड़ाई का निर्णय लिया। रानी घोड़े की लगाम को दांतों से पकड़कर दोनों हाथों से तलवार लेकर वीरता से लड़ी। मुगल सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटती रही। अंत में स्वयं को विकट परिस्थिति में देखकर अपने खंजर से वीर गति को प्राप्त हो गई। सोचिए और बताइए। दैनिक जीवन में हमें भी छोटे छोटे काम करते हुए साहस जुटाना पड़ता है, जैसे अपनी गलती स्वीकार करना, अलग हटकर कोई काम करना। आपने भी कभी ऐसा कोई साहसिक कार्य किया तो लिखिए। यह भी कीजिए। भारत की महान वीरांगनाओं के चित्र एकत्र कर कॉपी पर में चिपकाइए और उनके बारे में पूछताछ कर 4-5 पंक्तियां लिखिए। वीर सावरकर के बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश साम्राज्य की बेड़ियों में जकड़ी भारत माता की स्वतंत्रता के लिए वीर सावरकर लगातार संघर्ष करते रहे। उन्होंने कॉलेज जीवन में एक संस्था अभिनव भारत की स्थापना की। संस्था के सदस्यों ने
विदेशी वस्त्रों की होली जलाकर ब्रिटिश शासन के प्रति विद्रोह की घोषणा कर दी। इंग्लैंड में रहकर उन्होंने इटली के देशभक्त क्रांतिकारी मैसिनी की जीवनी लिखी। इसकी प्रतियां प्रकाशित होते ही जब्त हो गई। उन्होंने 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक लिखकर इतिहास के वास्तविक स्वरूप को प्रस्तुत किया। इसके प्रकाशन के कारण उनके बड़े भाई को आजीवन कारावास हुआ। क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत होने के कारण उन्होंने इंग्लैंड से गिरफ्तार कर भारत ला रहे थे। तब वे जहाज के शौचालय से बाहर निकलकर समुद्र में कूद पड़े। लंबी दूरी तैरकर बंदरगाह पहुंचे, किंतु फ्रांस में फिर पकड़ लिए गए। उन पर मुकदमा चलाकर राजद्रोह के आरोप में उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तब उन्होंने हंसकर अंग्रेज अफसर से पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि अंग्रेज सरकार इतने दिनों तक भारत में टिक पाएगी? जेल में उन पर अमानवीय अत्याचार किए जाते थे। जेल से छूटने के बाद समरसता का प्रचार करने के लिए उन्होंने अस्पृश्यों को मंदिर में प्रवेश कराया और पतित पावन मंदिर बनवाया। सोचिए और बताइए, क्या आपके गांव के मंदिर में सभी लोग जा सकते हैं? तो इसका उत्तर है हाँ। वीर सावरकर ने विदेशी वस्तुओं की होली क्यों जलाई थी? तो जो अंग्रेजी शासन था उसे बाहर से उखाड़ फेंकने के लिए, आम जन में यह संदेश देने के लिए विदेशी वस्त्रों की या विदेशी वस्तुओं की होली जलाई थी। वीर सावरकर को वीर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सावरकर को वीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने कॉलेज के जीवन से, मतलब छात्र जीवन से, ऐसे ऐसे वीरतापूर्वक काम करने शुरू कर दिए थे जो एक व्यक्ति पूरे जीवन भर सोच नहीं सकता। जैसे चलते हुए जहाज से समुद्र में कूद जाना, जहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े मछली और मगरमच्छ होते हैं जिनका डर होता है कि वो समुद्र में घुसते ही किसी को खा जाएं, तो वहाँ से कई किलोमीटर तक तैर कर लंबी दूरी पार करना ये बहुत बड़ा काम होता है। इसलिए वीर सावरकर को वीर कहा जाता है। पता कीजिए और शब्दों का अर्थ बताइए। आजीवन का मतलब क्या होता है? लाइफ टाइम, पूरे जीवन काल। कारावास होता है जेल। राजद्रोह मतलब जो किसी राज्य के प्रति या शासन के प्रति उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करे। क्रांतिकारी मतलब जनमानस में किसी भी कार्य को लेकर उत्साह उत्पन्न करना। समरसता मतलब समाज में अच्छाई उत्पन्न करना। यह भी कीजिए, भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में अपने स्कूल के पुस्तकालय से पुस्तकें प्राप्त कीजिए और पढ़िए। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत की स्वतंत्रता के समय अंग्रेजों ने 562 देशी रियासतों को यह अधिकार दिया कि वे चाहे तो स्वतंत्र रहें, चाहे तो भारत के साथ मिले या पाकिस्तान के साथ मिले। इस स्थिति से निपटने के लिए जिस महान नेता को सदैव याद किया जाएगा वे सरदार वल्लभ भाई पटेल। शिक्षा पूर्ण कर सर्वप्रथम उन्होंने गोधरा में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया। देश में यह पहला सम्मेलन हुआ जिसमें केवल भारतीय भाषाओं का प्रयोग हुआ। उनके प्रयत्न से गुजरात में बेगार प्रथा बंद हुई। उन्होंने अनेक आंदोलनों का नेतृत्व किया। बारदोली के प्रसिद्ध किसान आंदोलन की सफलता के बाद गांधी जी ने वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी और तब से वल्लभ भाई सरदार पटेल के नाम से प्रसिद्ध हुए। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ। सरदार पटेल गृह मंत्री बने। सूचना तथा प्रसारण विभाग तथा भारतीय रियासतों का विभाग भी उन्हें सौंपा गया। फिर वे उप प्रधानमंत्री बने। अपनी संगठनात्मक कुशलता का परिचय देते हुए उन्होंने अधिकांश रियासतों को भारत में मिलाने में सफलता पाई। केवल कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़ में कुछ कठिनाई आई। हैदराबाद में पुलिस एक्शन हुआ। नवाब ने 5 दिन में घुटने टेक दिए और हैदराबाद भारत में मिल गया। जूनागढ़ का नवाब प्रजा के विद्रोह से घबराकर पाकिस्तान भाग गया। सभी रियासतें भारत का अभिन्न अंग बन गई। अपने 75वें जन्मदिन पर उन्होंने देश को संदेश दिया था, उत्पादन बढ़ाओ, खर्च घटाओ। वह आज भी सबके लिए सार्थक है। पता कीजिए, आपके आसपास ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको उनके काम के आधार पर कोई उपनाम दिया गया हो, जैसे चौधरी, पंच, मुखिया, पटवा, मेहता, जोशी आदि। अपने शिक्षकों से पता कीजिए कि बेगार प्रथा क्या थी। तो बेगार प्रथा के बारे में बता दूं, कोई व्यक्ति किसी से काम करवा ले फ्री में और पैसे ना दे और काम करने के लिए उसे मजबूर भी करे, मतलब ज़बरदस्ती उससे काम करवाए और उसे समय पर खाना पीना भी नहीं दे और ना ही उसे पैसे दे, तो उसको बोलते हैं बेगार प्रथा।
सोचिए और बताइए। आप कितनी भारतीय भाषाओं के नाम जानते हैं, सूची बनाइए। ठीक है। किसी एक परिवार की मासिक आय 5,000 रुपये और खर्च 5,000 रुपये, दूसरे परिवार की मासिक आय 8,000 रुपये और खर्च 5,000 रुपये। दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति में क्या अंतर होगा? देखिए, दूसरा परिवार में हर महीने 3,000 रुपये बचेंगे और साल भर में 36,000 रुपये बचेंगे। मतलब कुछ ही सालों में दूसरा परिवार अमीर बन जाएगा और पहला परिवार की स्थिति वैसी रहेगी जैसे पहली थी। सरदार पटेल का संदेश उत्पादन बढ़ाओ खर्च घटाओ व्यक्तिगत रूप से और देश के हित में आज भी सार्थक है। कैसे? देखिए, उत्पादन बढ़ाने से देश की आमदनी बढ़ेगी और खर्च घटाने से लोगों के पास पैसा बचेगा। तो जब आपके पास पैसा अधिक मात्रा में आएगा और पैसा आपके पास में खर्च कम होगा तो आपके पास में पैसा बचने लगेगा और कुछ ही सालों में धीरे धीरे ये पैसा इकट्ठा होते हुए इतना पैसा हो जाएगा कि आप धीरे धीरे अमीर बनने लग जाओगे और आपके घर परिवार में वो सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी जिनकी आपको हमेशा आम जीवन में आवश्यकता होती है और ज़रूरत पड़ने पर आप उन्हें काम में ले सकते हैं। तो हमने इस पाठ में क्या सीखा? महापुरुष हमारे गौरव हैं। चिकित्सकों में दया और सदाचार के गुण होने चाहिए। भारत में प्राचीन काल से ही महान वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने समाज हित में काम किया है। भारत में अनेक वीरांगनाएं व महापुरुष हुए हैं जिनसे हम अपने जीवन में प्रेरणा ले सकते हैं। जाना समझा बताइए, महापुरुषों की जीवनी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? आप बड़े होकर इनमें से किस महापुरुष जैसा बनना चाहते हैं और क्यों? तो ये आपको बताना है। अंत में यहाँ पर एक संदेश दिया गया है महापुरुषों के बारे में। आयुर्वेदाचार्य वीरांगनाओं व क्रांतिकारियों का करे सम्मान, उनसे सीख लेकर हम भी बने महान। तो ये हमारा पाठ खत्म होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।